नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा सिंधु जल संधि पर दिए निर्णय को खारिज किया। कहा, आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में जवाबदेही से बचने के लिए पाकिस्तान की नई चाल। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान और इजराइल से 4400 से अधिक भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का स्वामित्व हासिल करेगी। और इंग्लैंड तथा भारत के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम नॉटिंघम में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। आचार्य विद्यानंद जैन समुदाय के एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उनकी 100वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह 1 वर्ष तक चलेगा। इस दौरान देश भर में कई सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन और नैतिकता पर 50 से अधिक रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने प्राकृत जैन दर्शन और शास्त्रीय भाषाओं के लिए भी काम किया है। देश के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस मध्यस्थता न्यायालय की कानूनी वैधता को कभी मान्यता नहीं दी है और इसका गठन सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और भारत अब संधि के अंतर्गत कोई भी दायित्व को निभाने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मध्यस्थता न्यायालय को भारत के संप्रभु निर्णय पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन आयोग के एक दल ने कल बिहार में कई जिला मुख्यालयों पर अलग अलग बैठक कर राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जारी विशेष गहन समीक्षा पर चर्चा की। इस समीक्षा के लिए बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO के माध्यम से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। बिहार नगर निकाय चुनाव और उपचुनावों में मोबाइल ऐप से ई-वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। डेफिनेटली ये हिस्टोरिकल है। एल्डरली पीपल, फिजिकली चैलेंज या फिर ऐसे लोग जो बहुत ही असाध्य रोगों से ग्रसित है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। 50,000 लोगों ने रजिस्टर किया है और चूंकि पहली बार थी तो जस्ट एक वीक का प्रोग्राम था रजिस्ट्रेशन का और विद इन ए वीक इतने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं। प्रदेश में आज 6 नगर पंचायतों और 36 अन्य नगर निकायों के लिए मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। ई-वोटिंग के लिए मतदाता अपने घरों से दोपहर 1 बजे तक वोट डाल सकते हैं। बिहार में आज नगर निकाय चुनाव में मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तकनीकी रूप से चुनाव में अलग अलग नवाचारों को अपनाने वाले बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के लिए ये एक और नया आयाम है। माना जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में आगे चलकर ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। बिहार में मतदान के समय शहरी क्षेत्र में वोटरों की उदासीनता एक बड़ी चुनौती रही है। राज्य चुनाव आयोग ने इससे पहले भी पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में चेहरा पहचानने के माध्यम से वोटर सत्यापन, मतगणना में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग किए हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता में विधि शास्त्र की एक छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर 3 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इस बीच सामूहिक दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपियों में से एक मुनोनीजीत मिश्रा की पहचान तृणमूल कांग्रेस के छात्र नेता के रूप में होने के बाद कल पूरे कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुए। इस मामले में लॉ कॉलेज के 2 वर्तमान छात्रों और एक पूर्व छात्र सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पंजाब के गुरदासपुर थाने पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों द्वारा दिसंबर 2024 में ग्रेनेड हमले के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। अभिकरण ने इनमें से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आतंकी और साजिशकर्ता अभी फरार हैं। सभी गिरफ्तार आरोपी बटाला के किला लाल सिंह गांव के निवासी हैं। सरकार ने इन दावों का खंडन किया है कि सरकार खेतीबाड़ी के लिए प्रयुक्त जल पर कर लगाने की योजना बना रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कर लगाए जाने से जुड़ी ऐसी तमाम अफवाहें निराधार और असत्य हैं। मंत्रालय के अनुसार किसानों पर जल उपयोग के लिए शुल्क लगाना न तो कोई प्रावधान है और न ही सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कृषि और जल दोनों ही राज्य के विषय हैं और इन पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाया जाना राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक 4,415 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। ईरान से 3,597 और इजराइल से 818 लोगों को विशेष विमानों से स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 14 OCI कार्ड धारक, 9 नेपाली नागरिक, 4 श्रीलंकाई नागरिक और 1 भारतीय नागरिक को भी ईरान से सुरक्षित निकाला गया है। युद्धपोत और पनडुब्बी बनाने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण करेगी। श्रीलंकाई कंपनी में 51% की निर्णायक हिस्सेदारी के लिए ये सौदा 442 करोड़ रुपए में हुआ है। इसमें जापान के ओनोमिशी डॉकयार्ड के शेयरों की खरीद शामिल है। ओनोमिशी डॉकयार्ड ने कोलंबो डॉकयार्ड से बाहर निकलने का फैसला किया है। इसके अलावा मझगांव डॉक लिमिटेड श्रीलंकाई कंपनी द्वारा जारी नई प्रतिभूति खरीदेगी। कुल निवेश में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख डॉलर का निवेश श्रीलंकाई कंपनी में किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स द्वारा कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण भारत और श्रीलंका दोनों के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि है। भारत के लिए ये हिंद महासागर में समुद्री प्रभाव को मजबूत करने के साथ साथ शिप बिल्डिंग और मरम्मत क्षमता का विस्तार करता है। वहीं श्रीलंका के साथ आर्थिक व कूटनीतिक संबंधों को भी बढ़ाता है। ये समझौता मझगांव डॉक को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर सेवाएं देने के लिए एक प्रमुख स्थान तक पहुंचा देता है और वहीं भारत में इसकी सुविधाएं रक्षा परियोजनाओं के लिए खाली हो सकेंगी। श्रीलंका के लिए ये कर्ज में डूबी एक महत्वपूर्ण संपत्ति को बचाते हुए 3000 से अधिक नौकरियों को सुरक्षित करता है और निवेशकों के भरोसे को मजबूत बनाता है। साथ ही ये सौदा श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाता है, जहां चीन पहले से हम्बनटोटा बंदरगाह में अपने निवेश के जरिए मजबूत स्थिति बना चुका है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा के साथ अब कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी और जल्द ही उस पर नए शुल्क लगाए जाएंगे। श्री ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा कि कनाडा द्वारा तकनीकी कंपनियों पर लगाए गए अत्यधिक डिजिटल सेवा कर के कारण वार्ता समाप्त की गई है। इस वर्ष की शुरुआत में श्री ट्रंप ने और आर्थिक बल का उपयोग कर कनाडा को अमेरिका में मिलाने की धमकी दी थी। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर शुल्क लगाए थे। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने कहा है कि बड़ी चुनौतियों के बावजूद पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में उभर रही है। कल नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, जिससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 में 22 करोड़ 50 लाख टन से अधिक कोयला उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और भारत की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। एक रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2024-25 में MCL ने 210 मिलियन टन कोयला विभिन्न बिजली घरों और अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति किया। MCL के अनुसार इस कोयले का 58% उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल सतही खनन के जरिए किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MCL के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक उदय ए काओले ने बताया कि पिछले वर्ष जहां हम 10 रेक प्रतिदिन लोड करते थे, इस वर्ष अभी तक हम लोग करीब 27 रेक के एवरेज से लोडिंग कर रहे हैं एंड इसी साल के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 40 से 50 के बीच में दिखने वाला है। ये पिछले 11 वर्षों के सरकार के विजन
एंड सरकार के लगातार मॉनिटरिंग का ये परिणाम है। व्यवसाय संचालन को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए MCL अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में IT आधारित तकनीकों को शामिल कर रहा है। संबलपुर से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने पूर्वोत्तर के युवाओं से स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, अपनी क्षमता पर विश्वास करने और उद्यमिता को अपनाने की अपील की है। श्री संगमा ने कल शाम कोहिमा में 5वें क्षेत्रीय युवा सम्मेलन में कहा कि पूर्वोत्तर देश के सबसे युवा क्षेत्रों में से एक है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। 4 दिन के कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के 15 संप्रदायों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज नॉटिंघम के टेंट ब्रिज में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। दिसंबर 2023 के बाद पहली बार दोनों टीम T20 प्रारूप में आमने सामने होंगी। भारत की टीम भी अप्रैल मई के दौरान त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है। उधर भारत ने एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोलंबो में कल क्वार्टर फाइनल में भारत ने कतर को 3-0 से हराया। कई विश्व चैंपियन खिताब विजेता पंकज आडवाणी ने पूर्व विश्व चैंपियन अली अल उबैदली को 24 के मुकाबले 62 अंक से हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद आदित्य मेहता ने दूसरे सिंगल्स में बशर अब्दुल मजीद को 5 के मुकाबले 115 अंक के बड़े अंतर से हराकर भारत को 2-0 से आगे कर दिया। डबल्स में आडवाणी और ब्रिजेश दमानी ने अल उबैदली और मजीद की जोड़ी को पराजित किया। इस बीच भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने कल ताशकंद में दूसरा उज्बेकिस्तान मास्टर्स कप शतरंज का खिताब जीत लिया। इस खिताबी जीत के साथ प्रज्ञानानंद ने अपने करियर में पहली बार लाइव क्लासिक फिडे रेटिंग में पहले नंबर के भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के नोडेबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। मेघालय में 2 दिन का रसोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कल सोसोथाम ऑडिटोरियम में संपन्न हो गया। इस महोत्सव में 12 राज्यों के जनजातीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। इनमें पूर्वोत्तर के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय के कलाकार शामिल थे। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम, मध्यवर्ती, पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में अगले 7 दिन में बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 3 जुलाई तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद फरहत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के साथ समझौता होने का संकेत देने का समाचार आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा भारत के साथ बहुत बड़ा व्यापार करार होने वाला है। अमर उजाला की सुर्खी है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता प्रक्रिया में अहम प्रगति का संकेत दिया। अमेरिका चीन व्यापार समझौता, ट्रंप बोले भारत के साथ भी ऐलान जल्द। चीन को सख्त संदेश, रिश्तों में नई पेचीदगी खड़ी ना करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC पर तनाव कम करने के 4 विकल्प सुझाए। सुखोई के अपग्रेडेशन पर भी रूस से बातचीत। नवभारत टाइम्स ने यह खबर अपने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित की है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान किए जाएंगे अपग्रेड। S-400 की और यूनिट खरीदने पर विचार कर रहा भारत, दैनिक जागरण की खबर है। भक्तों को दर्शन देने निकले जगन्नाथ, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र ने आस्था का सैलाब शीर्षक से जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की तस्वीर प्रकाशित की है। राष्ट्रीय सहारा और देशबंधु ने भी पुरी में निकाली भव्य रथ यात्रा को मानव श्रृंखला बनाकर खींचते हजारों भक्तों की तस्वीर साझा की है। शतरंज की बिसात पर नया रंग भर रहे भारत के युवा खिलाड़ी 5 बार के विश्व चैंपियन कार्लसन के खिलाफ दिल्ली के आरिद की सफलता ने फिर दिखाया शतरंज में भारत का स्वर्णिम भविष्य। हिंदुस्तान की सुर्खी है। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे।
भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा सिंधु जल संधि पर दिए निर्णय को खारिज किया। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान और इजराइल से 4400 से अधिक भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का स्वामित्व हासिल करेगी और इंग्लैंड तथा भारत के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज शाम नॉटिंघम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।